करना होगा पीपी एक्ट निरस्त करो पीपी एक्ट निरस्त करो पीपी एक्ट निरस्त करो पीपी एक्ट निरस्त करो मोदी महावीर मुक्त करो पौधों पे अत्याचार बंद करो। कि वो जो साहित्य जो जला दिया गया, जो ब्राह्मणों ने 84,000 बौद्ध मठ तुड़वाए, बौद्ध स्तूपों को ध्वस्त किया, शिलालेखों को ध्वस्त किया, हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कराई, लेकिन समय के साथ साथ मिट्टी के अंदर वो बौद्ध विरासतें नीचे दब गई। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया और वो सारा साहित्य, बौद्ध साहित्य जो भारत से खत्म कर दिया गया था, वो बौद्ध साहित्य चीनी यात्रियों के द्वारा सुरक्षित रखा गया तिब्बत के अंदर, चाइना के अंदर। और उसका अध्ययन करने के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने जब भारत में उस विरासत को खोजना शुरू किया तो जगह जगह बुद्ध के अवशेष निकलने शुरू हो गए। और इस बिहार की धरती बौद्ध गया के अंदर ये महाबोधि टेम्पल मिला, लेकिन मिलने के बाद वहां पर भी ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। श्रीलंका से, आपको सबको पता होगा, श्रीलंका से क्या नाम था उनका, अनागारिक धम्मपाल, वो आए और उन्होंने वहां उसको ब्राह्मणों से मुक्त करके, चूंकि वो बौद्ध विरासत है, बौद्धों को सौंपने के लिए आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में ये 1891 की बात है, 1891 की बात है। उस आंदोलन में उनके ऊपर हमले हुए, 40 लोगों ने आके हमला कर दिया। जो बौद्ध लोग वहां धरना कर रहे थे, कईयों को चोटें आई, अनागरिक धम्मपाल जी को भी चोट आई। उसके अंदर मुकदमा भी दर्ज हुआ। यह आंदोलन चलता रहा। 1922 के अंदर कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के उस सम्मेलन में जब इसकी डिमांड उठी महाबोधि टेम्पल की मुक्ति की, तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में जाकर उसकी पूरी जांच पड़ताल की, लेकिन चूंकि उसके अंदर, कमेटी के अंदर बौद्धों का प्रतिनिधित्व नहीं था, तो वो रिपोर्ट उनके फेवर में बना दी गई, जिसका भरपूर विरोध किया गया। लेकिन उसके बाद भारत की सरकार ने अंग्रेजों से आजाद होने के तुरंत बाद 1949 में महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 ये एक्ट बनाया। और उस एक्ट के अंदर ये व्यवस्था की कि इसके 8 सदस्य होंगे, 4 सदस्य ब्राह्मण होंगे, 4 सदस्य बौद्ध होंगे, और उसका चेयरमैन वहां का डीएम होगा। और उसमें भी यह था कि वो डीएम हिंदू होना चाहिए। तो ये लड़ाई चलती रही, अलग अलग समय पर चलती रही। 1992 में फिर ये लड़ाई बहुत बड़ी हो गई और इसी जंतर मंतर पर जापान के भिक्खु बनते सुरई ससाई जी, जो नागपुर के अंदर इंदौरा में बौद्ध विहार में है, अब काफी वृद्ध हो गए हैं, उन्होंने 1992 में बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर चलाया। और हम लोग उस आंदोलन में लगातार शरीक रहे। 6-7 महीने तक यह धरना चलता रहा। और उस वक्त लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, वो भी यह धरना स्थल पर आए और उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि हम इसका समाधान करेंगे। इस लंबे आंदोलन के बाद हुआ ये कि उसमें 4 जो बौद्ध लोग मेंबर थे, तो जो आंदोलन कर रहे थे उनमें से ही 4 बौद्ध भिक्षुओं को उसमें सदस्य बना दिया गया। और बनते सुरई ससाई जी को अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर बना दिया गया। और इन लोगों को प्रॉमिस किया कि हम धीरे धीरे इसका समाधान करेंगे। तो जिन बौद्ध भिक्षुओं को मेंबर बनाया या वहां सेक्रेटरी बनाया या अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर बनाया, उन सब के साथ भी धोखा हुआ।
मैं नहीं चाहूंगा इस बारे में यहाँ कोई बात हो कि पैसे का गबन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी आंदोलन चलते हैं उन आंदोलनों में एक आध आदमी खराब हो सकता है, उसका जिक्र करके हम अपने आंदोलन को खराब नहीं कह सकते। आंदोलन कभी खराब नहीं होता, आंदोलन कुर्बानी मांगता है। उस आंदोलन में भी कुर्बानी दी गई है, लंबे समय तक आंदोलन चला है। और उसके बाद बनते सुरेश सचाई जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, आज तक केस डिसाइड नहीं हो पाया। इसी दौरान एक आईएएस ऑफिसर थे दार्जिलिंग से, उन्होंने सन 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक केस डाला माबोधी टेम्पल को मुक्त कराने का, और बुद्धिस्ट माबोधी महाविहार मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को निरस्त कराने का उन्होंने केस डाला। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में उस केस को यह कह के रद्द कर दिया, क्योंकि ये मसला बिहार की सरकार का बनता है, बिहार की राज्य की विधानसभा का बनता है। तो आप इस अपनी मांग को लेकर बिहार की सरकार के पास जाइए और वही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये कह के उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद से बिहार की सरकार से भी लगातार मांग चल रही है। अभी तकरीबन 8 महीने पहले इंडिया बुद्धिस्ट जो फोरम हमारा बना हुआ है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, उसके माध्यम से हम कई लोग मिलके अल्पसंख्यक आयोग में गए, उनके चेयरमैन तमाम मेंबर से मिले और हमने उनसे निवेदन किया कि आप माबोधी टेम्पल को मुक्त कराने के लिए बिहार की सरकार से बात कीजिए। उनके चेयरमैन ने हमें प्रॉमिस किया कि हम वहीं पे बिहार की सरकार से मिलेंगे और मीटिंग कराएंगे, और वहां वो गए भी, मीटिंग भी कराई। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सदस्य हमारे उस मीटिंग में भी गए, फिर भी कोई समाधान नहीं निकला, केवल आश्वासन मिला और वो भी झूठा। उसके बाद पटना के अंदर गांधी मैदान के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया, सभा की गई। उसमें भी हम लोग पटना के अंदर गए और वहां पूरी सभा करने के बाद पदयात्रा करते हुए बिहार की सरकार को ज्ञापन दिया। बिहार के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी आकर हम लोगों से वहीं आकर मिले, हमारा ज्ञापन लिया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इसका समाधान करेंगे, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 12 फरवरी से कर्मिक अनशन भूख हड़ताल हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने और कुछ उपासकों ने वहीं माबोधी टेम्पल के पास शुरू किया। लेकिन अब से तकरीबन 13-14 दिन पहले आपने देखा होगा बिहार की सरकार ने कितनी घटिया हरकत की, और इतनी घटिया हरकत को धिक्कारा ही जा सकता और कुछ नहीं कहा जा सकता। एक घटियापन है उनका ये। उन्होंने रात को 1 बजे वहां की पुलिस, उनकी पुलिस ने बौद्ध भिक्षुओं को जबरन वहां से उठा लिया। यहां तक कि एक बौद्ध भिक्षुणी को महिला होने के बावजूद कमर में हाथ डालकर जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल दिया। ये बेहद शर्मनाक घटना थी, और ले जाकर थाने के अंदर, उसका हॉस्पिटल के अंदर पटक दिया। लेकिन हमारा आंदोलन चलता रहा और उसके बाद उस स्थल पे प्रदर्शन नहीं करने दिया, बल्कि 2 किलोमीटर दूरी पर रोड के किनारे पर एक जगह दे दी कि आप अपना प्रदर्शन यहां कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो 1992 का आंदोलन था, आंदोलन बहुत जबरदस्त था, बहुत बड़ा था, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था। और देश का जो मुख्य मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आप सबको पता है वो कभी भी इस देश के दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, आदिवासियों की और अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों को कभी हाईलाइट नहीं करता, कभी उनको कवरेज भी नहीं करता। मैं तो आह्वान करना चाहता हूं इस देश के दलितों से, इस देश के पिछड़ों से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के अल्पसंख्यकों से, वो देश का मुख्य मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले कैलिफोर्निया के अंदर जो गुजराती समाज के लोगों का वहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर में बेइज्जती की गई, तो यहाँ पूरे भारत के मीडिया ने उसको कवर किया, अखबारों में छापा। उस दिन भी मैंने फेसबुक लाइव किया था कि अगर कैलिफोर्निया के अंदर गुजरातियों के मंदिर के अंदर
अगर अपवित्र उसको किया गया है तो वो गलत किया। किसी को हक नहीं है किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पे जाकर कुछ भी गलत कार्य करने का, और उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, कानून से मांग की जानी चाहिए दोषियों को सजा देने की। लेकिन ये कैसा मीडिया है कि कैलिफोर्निया, अमेरिका की कैलिफोर्निया के अंदर मंदिर में हुई घटना को आप कवर कर रहे हो, और यहाँ हमारे पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसका आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, तमाम देशों में भी बौद्ध लोगों ने, अम्बेडकरवादियों ने महाबोधि टेम्पल की मुक्ति का आंदोलन वहां किया है। और भारत के कोने कोने में, चूंकि आप सोशल मीडिया से देख पा रहे होंगे, भारत के लगभग सभी राज्यों में महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने का आंदोलन चल रहा है। लेकिन आपने भारत के किसी मुख्य मीडिया में, किसी भी डिजिटल मीडिया पे, किसी अखबार में आपने महाबोधि महाविहार की मुक्ति आंदोलन की एक भी लाइन नहीं देखी होगी। तो जो देश का मुख्य मीडिया देश के तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के मुद्दों को दरकिनार करता, नजरअंदाज करता है, मैं मांग करता हूं पूरे देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को इस मुख्य मीडिया का बहिष्कार करो। बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनके टीवी चैनलों को देखना बंद कर दो, इनके अखबारों को पढ़ना बंद कर दो। जितने हमारे बहुजन समाज के यूट्यूबर्स हैं जो समाज के सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम अपने यूट्यूबर्स को प्रमोट करें, इनके सबके यूट्यूब को, चैनलों को देखें, जो भी आर्थिक मदद दे सकते हैं वो भी दें, क्योंकि आर्थिक पैसे के अभाव में हमारे ये सारे चैनल बेचारे दम तोड़ रहे हैं। और मैं एक और बात बता दूं, और मैंने ये संकल्प भी ले लिया है, और मैंने नहीं, क्योंकि ये केवल मेरा आंदोलन नहीं है, इतिहास गवाह है, भारत में जितने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो लोग अपना इतिहास पढ़ लें, क्योंकि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। वो अपना इतिहास पढ़ लें। उनके पूर्वज बौद्ध थे, उनके पूर्वज बौद्ध थे, तमाम देश के दलितों के पूर्वज बौद्ध हैं, तमाम आदिवासियों के पूर्वज बौद्ध हैं, तमाम पिछड़े समाज, पिछड़े वर्गों के पूर्वज बौद्ध हैं, और अल्पसंख्यक समाज के भी 90% लोगों के पूर्वज बौद्ध हैं। क्योंकि उन्होंने जाति के उन्मूलन की वजह से, जाति के उन्मूलन की वजह से उन्होंने इस धर्म को छोड़कर कुछ लोग सिख बन गए, कुछ लोग ईसाई बन गए, कुछ लोग मुस्लिम बन गए। तो ये सच्चाई है कि देश के अंदर 90% इतिहास गवाह है। जहां भी खुदाई होती है अखंड भारत में, म्यांमार से लेकर ईरान, इराक तक, जहां भी खुदाई होती है, खुदाई में केवल और केवल बुद्ध निकलते हैं, कोई दूसरा अवशेष आज तक भारत के अंदर नहीं निकला। आपको पता होगा जब अयोध्या के अंदर खुदाई हुई तो पता लगा वहां बौद्धों की साकेत नगरी थी, तमाम अवशेष बुद्ध के निकले हैं। वो अलग बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बुद्ध के अवशेषों को तो दरकिनार कर दिया, और कानून को और साक्ष्यों को ताक पर रखकर उन्होंने आस्था के आधार पर जजमेंट दिया। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी का वो बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब ये सुनवाई के लिए हमारे पास केस आया बाबरी मस्जिद वाला, तो मैंने भगवान के सामने में बैठ गया और मैंने उनसे सलाह ली, क्या करूं? अरे भाई, तुम्हें सलाह उनसे नहीं लेनी जो है नहीं, आपको सलाह भारत का संविधान दे रहा है, आपको कानून दिया गया कि इस कानून के हिसाब से आपको जजमेंट देनी है, साक्ष्यों के आधार पर आपको जजमेंट देनी है। लेकिन भारत का अगर मुख्य न्यायाधीश साक्ष्यों को ताक पर रखकर और देश के संविधान को ताक पर रखकर अगर आस्था के ऊपर आधार पर जजमेंट देता है, तो वो भी दमनकारी, अन्यायकारी है, वो न्यायिक अधिकारी होने के काबिल नहीं है। ये शर्मनाक है। बेशक अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे खिलाफ हो जाए तो मैं तैयार हूं, इसलिए तैयार हूं क्योंकि हमें शर्म आती है कि एक तरफ हम कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, भारत बुद्ध की भूमि है, हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। अरे अगर बुद्ध दुनिया को दिए और भारत दुनिया में बुद्ध के देश के रूप में जाना जाता है, तो फिर बुद्ध की पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार के उस महाविहार के अंदर, उसमें 4 पंडे क्यों? और उसका जो मुख्य पुजारी है महंत, वो भी ब्राह्मण है, और उसमें एक्ट में लिख दिया उसके बाद उसके बेटे, उसके बाद उसके बच्चे वो ही बनते रहेंगे। दादागिरी है क्या? ये दादागिरी नहीं चलेगी। हम लोग बौद्ध लोग हैं, हम लोग हाथ जोड़ के काम चलाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो हाथ जोड़ने के साथ साथ हाथ मरोड़ने का काम भी हम करेंगे।
हम हाथ मरोड़ने का काम भी करेंगे और तोड़ने की जरूरत पड़ी तो हाथ को तोड़ भी देंगे। हम तो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से आप हमारी इस डिमांड को पूरा कर दो। और एक और बात बता दूं, अभी तो हम सब की तरफ से, पूरे दुनिया के बौद्धों की तरफ से, भारत के बौद्धों की तरफ से अभी हम बात कर रहे हैं महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की, बौद्धों को सौंपने की, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को रद्द करने की। अगर आप हमारी सरकार, हमारी जायज डिमांड को नहीं मानते, चूंकि किसी ईसाइयों के किसी चर्च में ईसाई से अलग किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, गुरुद्वारे के अंदर सिखों से अलग किसी दूसरे धर्म का आदमी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, मस्जिद के अंदर उसके संचालन समिति में मुस्लिम से अलग किसी दूसरे धर्म का आदमी नहीं हो सकता, हिंदुओं के मंदिरों के अंदर भी किसी दूसरे धर्म का आदमी उसकी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता। तो फिर हमारे महाबोधि महाविहार के एक्ट मैनेजमेंट कमेटी के अंदर चार पंडे क्यों? 4 पंडे क्यों? तो ये ब्राह्मण धर्म की साजिश है। और मैं निवेदन करता हूं भंते जी, आपसे भी, बाकी लोगों से भी, आप हिंदू धर्म बोलना बंद करो। अभी हमारे बहुत लोग वहां हैं, उनको उनका इतिहास याद दिला के सबको बौद्ध बनाना है, सबको वापस घर वापसी करवानी है, सबकी घर वापसी करानी है। अपने सांस्कृतिक विरासत, अपनी पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत को एक एक को खोज के निकालेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। अभी हमारी लड़ाई महाबोधि महाविहार की है। हम डिमांड कर रहे हैं, हाथ जोड़ के डिमांड कर रहे हैं बिहार की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी, आप महाबोधि महाविहार को तुरंत मुक्त करिए। अगर नहीं करोगे तो हम आपको याद दिलाते हैं जिन विवेकानंद जी के फाउंडेशन से सलाह लेके आप केंद्र की सरकार चला रहे हो, जिस विवेकानंद का आप एबीवीपी, आप अपना छात्र इकाई चलाते हैं, उन्हीं विवेकानंद जी ने अपने जो राइटिंग लिखी है उसके 7वें वॉल्यूम के अंदर लिखा है कि भारत में बहुत सारे बौद्ध मंदिरों को कब्जा करके ये ब्राह्मण मंदिर बनाए गए। उन्हीं के 7वें वॉल्यूम में लिखा हुआ है जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो बौद्ध मंदिर है, उन्होंने खुद लिखा है, स्वामी विवेकानंद जी ने। और इतिहास गवाह है, जितने भी पुराने मंदिर जो 500 साल से पहले के बने हुए हैं, आप उनके अंदर जितनी मूर्तियां हैं उसका श्रृंगार उतार कर, उनका श्रृंगार गहने उतार कर देखिए तो उसके अंदर केवल और केवल बुद्ध निकलेंगे। ये हमारा दावा है, केवल बुद्ध निकलेंगे। तो हमारी लड़ाई अभी केवल महाबोधि टेम्पल की है, लेकिन अगर आप नहीं माने तो फिर जहां जहां कब्जे सारे मुक्त कराने की लड़ाई चलेगी। और ये आंदोलन, मैं आपको बता दूं भंते जी, बेशक 92 का आंदोलन कुछ साल के बाद किसी भी वजह से बंद हो गया हो, लेकिन इस बार लड़ाई लंबी है, हमें भी पता है वो बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि बिहार की सरकार, आपको पता होना चाहिए, वहां भी सत्र चल रहा है बिहार का, और इस बार पहली बार खुशी की बात है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कई हमारे विधायकों ने, जिसमें SC के भी, ST के भी, OBC के भी विधायकों ने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की लड़ाई वहां बिहार की विधानसभा के अंदर भी उठाई है। और इस बार संसद सत्र चल रहा है, हमारे साथी भाई चंद्रशेखर ने भी उठाई है, और मेरी सांसदों से बात हुई है, अभी सत्र बाकी है, लगातार अब संसद के अंदर भी महाबोधि महाविहार की मुक्ति की लड़ाई लड़ी जाएगी, वहां भी हमारे सांसद आवाज उठाएंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है, आप चिंता मत कीजिए। दूसरी बात, चूंकि लड़ाई लंबी है, यूएनओ भी जाने की तैयारी है, और सुप्रीम कोर्ट को भी हम बताएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को भी बताएंगे कि अगर आप न्याय नहीं करोगे तो आपके ऊपर से इस देश के लोगों का भरोसा उठ जाएगा। हम नहीं चाहते कि इस देश के न्यायालयों से देश के लोगों का भरोसा उठे, लेकिन बौद्ध लोग भारत में 90% हैं, अभी आंकड़ों के अंदर 1% के आसपास हैं, लेकिन बौद्ध को मानने वाले लोग करोड़ों लोग हैं। और इतिहास बताता है तमाम SC ST OBC और 90% माइनॉरिटीज के पूर्वज बौद्ध थे, तो वो सारे घर वापसी तो करेंगे। अभी आप सोच रहे हो संख्या कम है, इग्नोर कर दो, मत सुनो। और मैं चूंकि सरकार में मंत्री रहा हूं तो मैं जानता हूं, सरकारों की आदत होती है जब कोई डिमांड चलती है, आंदोलन चलता है, सबसे पहले उसको इग्नोर किया जाता है। तो इग्नोर ये हमें करते आ रहे हैं, एक से एक इनका एक एजेंडा पूरा हो गया इग्नोर करने वाला। और सरकार जब डिमांड फिर भी चलती रहती है, दूसरा एजेंडा होता है उसको दफन करने वाला बलपूर्वक, वो भी इन्होंने कर लिया। हमारे बौद्ध भिक्षुओं को रात को 1 बजे धोखे से उठाकर वहां जाके अस्पताल में पटक दिया, तो दूसरी चाल भी इनकी फेल हो गई, ताली बजा के स्वागत कीजिए, दूसरी चाल भी फेल हो गई। अब तीसरा है आपकी जीत का समय। अब बिहार की सरकार जो जाने वाली है, मैं आपको बता दूं बिहार की सरकार जाने वाली है, क्योंकि बिहार के अंदर भी धीरे धीरे गांव गांव में ये बात पहुंच रही है
कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, ये बिहार तो नाम ही बौद्ध विहार से पड़ा है, ये तो नाम ही बौद्ध विहार से पड़ा है, ये तो बौद्धों की भूमि है, ये तो मगध साम्राज्य, उसकी तो राजधानी पाटलिपुत्र आज की पटना है। इतिहास गवाह है वो पूरा का पूरा स्थल, वो पूरा बुद्धिस्ट सर्किट यूपी में लेके वहां उधर बिहार के राजगीर नालंदा से उधर से शुरू होता है, बोध गया से होते हुए आगे बढ़ता है और उसके बाद सारनाथ से होते हुए और उधर मध्य प्रदेश तक। आप सब जानते हो इतना बड़ा क्षेत्र। और आपको याद होगा जब अमेरिका और तालिबान के अंदर अफगानिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो तालिबानियों ने वहां अफगानिस्तान के अंदर सिला के अंदर कितनी बड़ी बुद्ध की प्रतिमा को तोपों से तोड़ा था। महीने भर तक तोप के गोले छोड़े गए, उसके बाद भी कुछ थोड़ा सा तोड़ पाए। आज भी वो बुद्ध की मूर्ति वहां विराजमान है। और उन्होंने चूंकि बुद्ध की मूर्ति पर हमला किया तो वो अफगानिस्तान की वो पूरी ताकत ही ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गया अफगानिस्तान। इससे पहले कि ये बिहार की सरकार बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि ये केंद्र की सरकार बर्बाद हो जाए, अफगानिस्तान से सबक ले लो और बीपी एक्ट 1949 एक्ट को रद्द करके मां बोधि महाविहार का संचालन पूरी तरह बौद्धों को सौंप दो, वरना तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। 90% लोग जब घर वापसी कर जाएंगे, क्योंकि लड़ाई लंबी है तो हम भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आप बनते जी इसकी चिंता मत कीजिए, पूरे देश से लोगों को लेकर सभी राज्यों का भ्रमण शुरू कर चुके हैं। अभी मैं पीछे बोध गया था, पटना में भी हमारी जगह जगह मीटिंग हुई है। अभी मैं लखनऊ गया था, लखनऊ से आया हूं। अब पूरे देश का भ्रमण मैं भी करूंगा और हम लोग बाकी लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का। इसमें बौद्ध भिक्षुओं को भी लेंगे और ये अपने अपने गुट छोड़ दो भाई, ये फलाना गुट, ये फलाना संगठन, ठिकड़ा संगठन। मां बोधि महाविहार का आंदोलन हमारा और आपका सबका, हमारी सबकी इज्जत दांव पे लगी है, हमारी मान सम्मान की लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। इस लड़ाई में जो बाधा बनेगा वो भी अपना हस्त्र सोच लेना, किसी कीमत पर बकसने वाले नहीं है। इस लड़ाई को बहुत ईमानदारी से चलाना है। बीच बीच में कोई आदमी छोटी मोटी गड़बड़ी कर सकता है, पैसे का कोई छोटा मोटा गबन करेगा, लेकिन मैं चाहूंगा भंते जी कभी भी मंच पे जब कभी आंदोलन चल रहा हो, कभी भी इस तरह की बातें नकारात्मक ना करें। नकारात्मक के लिए दूसरे स्थान है, इसको तो आप आंदोलन बनाने वाली, उत्साह बढ़ाने वाली बात करें। और मैं बता रहा हूं, हम टीम बहुत बड़ी बनाएंगे, हर राज्य से प्रतिनिधि लेंगे और उसके बाद पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। पूरे भारत के अंदर अभी आपको जल्दी ही तारीख की घोषणा की जाएगी, जिसमें पूरे भारत के जितने जिले हैं तमाम जिलों में धरना चलाया जाएगा। एक एक करके चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को लगातार तेज किया जाएगा। किसी भी कीमत पर, चाहे हमें राजनीति छोड़नी पड़े, जिंदगी भर का संकल्प लेना पड़े, हम चुनाव ना लड़ने का भी संकल्प लेना पड़े तो लेंगे, तो भी लेंगे। लेकिन हम पूरे भारत में घूम घूम के तमाम बौद्धों को निकाल के, ईमानदार लोगों को ढूंढ ढूंढ के एक ऐसा आंदोलन तैयार करेंगे कि ये भारत की सरकार घुटने पे आकर रेंगते हुए आपकी डिमांड को पूरा करेगी। ये मुझे भरोसा है, ये मुझे भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा संचालक महोदय आगे इसको जारी रखें और एक एक करके बुलवाते रहें, लेकिन कोई भी लूज टॉक ना करे, कमजोर बात ना करे, आंदोलन को बढ़ाने की बात करे। सबका आंदोलन है, हम मिलकर इसको मजबूत करेंगे। आप चिंता मत करो, जो आएगा साथ रहेगा, नहीं आएगा उसको खत्म करेंगे। देखिए, ये हमारा कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये हमारा राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये हमारा धार्मिक